मार्केट में जब भी आप एंट्री लें तो आपका एम डे वन पे ये नहीं होना चाहिए कि हमें अपने पैसे को डबल करना है। फिलहाल जो गोल्ड सिल्वर है वो सिर्फ ना बड़े प्लेयर्स के लिए रह गए हैं। जैसे कि अब गोल्ड सिल्वर ने इतना अपमूव शो कर दिया है या इतने प्राइसेस बढ़ गए हैं, तो लोग सोच रहे हैं कि अब हमें फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट करनी चाहिए। जो रिटेलर इन्वेस्टर उसका माइंडसेट बहुत खराब होता है। अगर आप कोई भी अपना बाइंग सेलिंग का डिसीजन लेते हैं तो प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कर लें, क्योंकि हर हर इन्वेस्टर को, ट्रेडर को क्विकली रिच होना है एंड ये चीज पॉसिबल नहीं है मार्केट्स में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एसबीटी न्यूज के इस खास इन्वेस्टमेंट सेशन में। आज हमारे साथ हैं CA/CFA सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट वत्सल खेमका, जो हमसे शेयर करेंगे सोने चांदी के भाव के और शेयर मार्केट के बारे में। हम आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही हमने एसबीटी न्यूज के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है, फेसबुक और इंस्टाग्राम, उन पर हमने अपने व्यूज से कुछ सवाल आमंत्रित किए थे। उन सवालों के जवाब बताएंगे वत्सल खेमका। तो वत्सल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू मैम। जैसा कि आप जानते हैं कि गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइस इतने ज्यादा अप हो रहे हैं कि हमने आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनना स्टार्ट कर दिया है। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी मैम, जिस तरीके से गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस इन लास्ट 3-4 मंथ्स में बढ़े हैं, उस तरीके से ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि फिलहाल ये आम आदमी की रीच से बाहर हो चुके हैं दोनों चीजें। हाँ, बहुत ज्यादा। तो इस पर आप और कुछ अपने व्यूज देना चाहेंगे? जैसे सिल्वर के दाम दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, सिल्वर के दाम भी बढ़ रहे हैं, गोल्ड के तो बढ़ ही रहे हैं। जैसा मुझे याद है कि मेरे मैरिज के टाइम पर 30,000 था, आई थिंक 28,000 था, और 5 इयर्स हुए हैं। 5 इयर्स में अभी ये प्राइस देखो कितने अप हो गए हैं, 1 लाख के अबव हो गए। तो क्या ये 1 लाख पर आएगा या 30 पर जाएगा, ऐसा कुछ है? अब हमें ना वो जो पुराने, जैसे सपोज गोल्ड एक टाइम पे 1 लाख रुपए का भी मिल रहा था, तो वो प्राइसेस आने बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। इसका मैम क्या है कि गोल्ड और सिल्वर इतने अग्रेसिवली इंक्रीज हुए हैं, जिस तरीके से डिमांड की शॉर्टेज भी हुई है कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में, तो उसको देखते हुए जो गोल्ड के प्रीवियस प्राइसेस थे या जो प्रीवियस लोज थे गोल्ड के, वो वहां पे प्राइसेस आने बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। अब गोल्ड और सिल्वर ने नए प्राइसेस बना लिए एक तरीके से। अच्छा, ये इनके प्राइस बढ़ते क्यों है? अचानक से क्यों बढ़ जाते हैं इतने? कमोडिटीज के अंदर क्या होता है कि जब भी शॉर्ट टर्म सप्लाई के अंदर कहीं ना कहीं कंस्ट्रेंट आता है, कहीं ना कहीं रुकावट आती है, तो जो इंडस्ट्रीज हैं या फिर जो बड़े बायर्स हैं, वो कि इन फ्यूचर उनकी कुछ शॉर्टेज ना पड़े, इसलिए वो एग्रेसिवली बाइंग स्टार्ट कर देते हैं। एंड इस कारण भी हमें सिल्वर में एकदम से अपमूव देखने को, या गोल्ड में, किसी भी कमोडिटी में इतना फास्ट अपमूव देखने का रीजन यही होता है। अच्छा, जैसे अभी मैंने आपको बताया ही था कि कुछ समय पहले हमने एक वीडियो डाली थी सोशल मीडिया अकाउंट पे। उस पे ना बहुत सारे व्यूअर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, तो मैं वो क्वेश्चंस बोलना स्टार्ट करती हूँ। तो उनके आंसर आप एक एक करके देना, ताकि जो लोगों के क्वेश्चंस हैं उनका आंसर उन्हें मिल सके। तो हमारे पास है सबसे पहले काव्या गोयल, जो पूछ रही है कि सोना कमस्टार स्टॉक कैसा है? सोना कॉमस्टार ईवी का काफी अच्छा लीडर है ऑटो कंपोनेंट्स के अंदर। एंड जिस तरीके से स्टॉक ने नीचे लेवल्स पे सस्टेन किया है, एंड जिस तरीके से वो अपनी जो ऑटो कंपोनेंट्स की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी उसको बढ़ा रहा है और दूसरे सेक्टर्स में डाइवर्सिफिकेशन में आ रहा है, उस तरीके से सोना कॉमस्टार एक 2 से 3 साल के पीरियड के हिसाब से काफी अच्छा स्टॉक रहेगा सोना कॉमस्टार। एक और व्यूअर है हमारे भरत, जिन्होंने पूछा है कि व्हाट इज योर फेवरेट चॉइस फॉर 2026, गोल्ड, सिल्वर और डिफेंस स्टॉक? सो मैम, तीनों का ही मोमेंटम 2026 में हम लोग बुलिश इंडिकेट कर सकते हैं, बट फिलहाल गोल्ड और सिल्वर को इन लेवल्स पे चेस करना थोड़ा सा रिस्की रहेगा, बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल नहीं होगा नॉर्मल इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से। तो जो लोग सेफ हैं या जो कंजर्वेटिव अप्रोच लेके काम कर रहे हैं, वो लोग गोल्ड और सिल्वर को ज्यादा अग्रेसिवली बाइंग ना करें, ऑल्दो डिफेंस स्टॉक्स में वो एक सिप फॉर्मेट में स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब धीरे धीरे कर सकते हैं, एकदम से बाय ना करें, क्योंकि लॉस होने का खतरा रहता है। बिल्कुल, मतलब फायदा तो होता ही है, लेकिन लॉस का खतरा भी रहता ही है ना। हमारे एक और व्यूअर हैं कमल, जिन्होंने पूछा है कि गोल्ड सिल्वर के इतने बड़े बूम के पीछे एक्चुअल डिमांड है या कुछ और? देखिए मैम, गोल्ड सिल्वर एक ग्लोबल कमोडिटी है एंड उसको मैनिपुलेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो अगर गोल्ड और सिल्वर बढ़े हैं तो जरूर एक्चुअल डिमांड थी, एक्चुअल शॉर्टेज थी कहीं ना कहीं मार्केट में, इसी कारण इतने बूस्ट आए हैं। एंड जो जियोपॉलिटिकली जो इतने टेंशंस चल रहे हैं यूएस के साथ, या फिर जो टैरिफ को लेके यूएस सिचुएशंस क्रिएट कर रहा है, या यूक्रेन रशिया का वॉर हो गया, तो ये सब फैक्टर्स गोल्ड और सिल्वर को बहुत ज्यादा बुलिश मोड में लेके जाने का काम कर रहे हैं पिछले 2 साल से। हमें एक और व्यूअर हैं हमारे प्रिंस, उन्होंने पूछा है कि क्या बाजार में करेक्शन आने की संभावना है? सो मैम, छोटी अगर मैं बात कहूँ 5 to 10% की मूव कभी भी मार्केट में
आ सकती है, ये कोई चीज प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। कोई भी पर्सन इतने शॉर्ट टाइम फ्रेम पे 3 से 5% की 7% की मूव को नहीं प्रेडिक्ट कर सकता। बट एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि इक्विटी मार्केट्स इतने ओवर वैल्यूड नहीं है। एंड जिस तरीके से गोल्ड और सिल्वर ने मूव दिए उसके बाद इंडिया में एज ऑफ नाउ एक इक्विटी ही एक ऐसा एसेट क्लास है जो एक अच्छे वैल्यूएशंस एक इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से ऑफर कर रहा है फिलहाल। ओके, हम आपसे एक और क्वेश्चन का आंसर जानना चाहेंगे। मतलब जो भी नए इन्वेस्टर हैं वो भी जानना चाहेंगे, एक आम इंसान है वो भी जानना चाहता है और मैं भी जानना चाहती हूँ कि नए निवेशक कहाँ से शुरुआत करें और किन गलतियों से बचें। ये पूछा है लता ने। सो मैम, स्टार्टिंग हमेशा एक नए इन्वेस्टर को पहले मार्केट के रिस्क किसी ना किसी टीचर से या किसी भी तरीके से उसको पहले मार्केट के रिस्क को समझना चाहिए। मैं कहूँगा ये बुक्स के फॉर्मेट में भी कर सकता है वो, या फिर किसी अच्छे मेंटोर के अंडर भी कर सकते हैं चीजें। पहले मार्केट आपको थोड़ा सा लर्निंग फेज रखना पड़ेगा। छोटे छोटे अमाउंट से मार्केट में एंट्री ले, कहीं भी यूफोरिया के अंदर ना पड़े। मतलब कि सपोज मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन अगर उस चीज को बाय कर रही है तो आपको उस चीज के पीछे का लॉजिक पता होना चाहिए। वो हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि वो आप मान लो जब- अगर मैं हाँ। इन्वेस्ट करना चाहती हूँ तो मैं कैसे करूंगी? क्योंकि मुझे तो नॉलेज है नहीं ज्यादा। मुझे कैसे पता चलेगा अगर मैं एक नई इन्वेस्टर हूँ तो मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी कि मुझे इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर मार्केट में क्या चल रहा है? सो मैम, इसकी ना काफी स्पेशलाइज्ड बुक्स आती हैं जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड मैनेजर्स ने या जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर जिन्होंने अपना करियर मार्केट में अच्छा बिल्ड किया है उन लोगों से आप उनकी बुक्स से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अलावा मैम मार्केट में ऐसे बहुत अच्छे अच्छे मेंटोर्स भी हैं जिन्होंने अपनी फील्ड में बहुत आगे तक ग्रोथ की है। तो आपको किसी ना किसी मेंटोर के साथ जुड़ना ही पड़ेगा अगर इस फील्ड में आपको बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट करना है। एंड मार्केट में जब भी आप एंट्री लें तो आपका एम डे वन पे ये नहीं होना चाहिए कि हमें अपने पैसे को डबल करना है। पहला तो यही होना चाहिए कि जब भी हम मार्केट में एंट्री ले रहे हैं तो हमें वो चीज समझ आनी चाहिए। सो वत्सल, एक और हमारे दर्शक है जो ये जानना चाहते हैं और मैं भी जानना चाहती हूँ कि जो नए निवेशक होते हैं वो कहाँ से शुरुआत करें और किन गलतियों से बचें। सो देखिए, ट्रेडिंग भी ना एक तरीके का बिजनेस है। हम इसे अगर गेम ना समझे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और नया इन्वेस्टर यही गलती करता है कि वो उसे सोचता है कि मैंने अगर आज एंट्री ली है तो आज ही मैं ऐसी स्किल्स डेवलप कर लूं जिससे कि मैं इससे पैसा कमा सकूं मार्केट से। बट ऐसा नहीं होता। पहले आपको वो नॉलेज लेनी पड़ती है, वो स्किल्स एक्वायर करनी पड़ती है। एंड वो स्किल्स या नॉलेज वो किसी मेंटोर के अंडर ही जाकर हम ये चीजें एक्वायर कर सकते हैं। तो अगर नया इन्वेस्टर या ट्रेडर कोई भी स्टॉक मार्केट में एंट्री लेना चाहता है तो उसे कोई अच्छे मेंटोर के साथ जो एक नॉलेजेबल पर्सन है उसके साथ एसोसिएट होना चाहिए। और गलती मेनली मैम नए इन्वेस्टर्स क्या करते हैं कि वो लोग जब डे वन पे एंट्री लेते हैं तो ही वो अपना सारा सेविंग्स को एंट्री ले लेंगे। या फिर क्या करेंगे कि वो किसी से बड़ा अमाउंट बोरो करके डायरेक्ट विदाउट नॉलेज मार्केट में इन्वेस्ट कर देंगे। ये गलती सबसे ज्यादा रिटेलर्स में देखी जाती है कि वो किसी और से पैसा उधार लिया और वो इक्विटी में डाल दिया विदाउट एनी नॉलेज। एंड रिटेलर का सबसे बड़ा ये है कि वो छोटी कंपनीज या जिसको बोले हम माइक्रो कैप कंपनीज है उनसे काफी अट्रैक्ट होता है। जबकि सबसे ज्यादा मैनिपुलेशन भी छोटे शेयर्स में होती है। एंड वहां पे क्या होता है, रिटेलर का या तो 50% पैसा डूब जाता है या बन जाता है। अच्छा, जैसे मेरे पास ना कुछ दिनों पहले एक कॉल आई थी कि मैम आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहती हैं, तो मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं थी। मैंने कहा नहीं, मेरा इंटरेस्ट नहीं है। फिर भी उन्होंने बार बार कॉल किया मुझे। तो अगर मेरा थोड़ा सा भी अगर इंटरेस्ट जागता है तो एग्जाम्पल के तौर पर मुझे बता सकते हो कि किस तरह से मुझे किसे हायर करना चाहिए और किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए और किन किन गलतियों से बचना चाहिए? जैसे हम क्या है कि इंडिया का मार्केट अभी अनऑर्गेनाइज्ड है। तो जो सेबी है वो धीरे धीरे स्कैम्स को रोकने का ट्राई कर रही है। जैसे कि आपने देखा होगा छोटी छोटी सिटीज में क्या है कि लोग विदाउट एनी नॉलेज अपनी कोचिंग सेंटर्स खोल लेते हैं, बताते हैं कि हम इक्विटी स्टॉक मार्केट पढ़ाएंगे। बट सेबी अब उन चीजों को रोकने की कोशिश कर रहा है। इंडिया में धीरे धीरे क्वालिफाइड अप्रोच लेके आ रहा है। तो मैम इसी के लिए हम लोगों ने भी अपना एक इक्विटी रिसर्च का लाइसेंस लिया है। तो ट्राई करिए कि आप किसी सेबी रजिस्टर्ड के साथ एसोसिएट हो या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसको मार्केट में 20 से 30 साल का एक्सपीरियंस हो। उन लोगों से आप अगर कनेक्ट होंगे तो वो हमें अच्छी राय दे सकते हैं। बिल्कुल, कि हमें क्या किस तरह से करना चाहिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे एक और दर्शक हैं अनीशा, जो ये जानना चाहती हैं कि क्या आने वाले समय में सोने और चांदी के दाम और बढ़ेंगे या फिर गिरावट आएगी? ये मैं भी जानना चाहती हूँ। सो मैम हर आम आदमी का इस टाइम यही क्वेश्चन है कि सोना चांदी का क्या होगा आगे। सो अगर मैं 2026 मिड तक की बात करूं तो फिलहाल कोई बड़े करेक्शन या बड़े डाउनसाइड नहीं दिख रहे मेरे को गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में।
इसका मैम सीधा सा यही रीजन है कि जो अपन देखेंगे जियोपॉलिटिकल लेवल्स पे, अगर मैं यूक्रेन रशिया की बात करूं या अगर मैं बात करूं इजराइल को लेके या फिर जो यूएस की टैरिफ को लेके जो ग्लोबल लेवल पे अनसर्टिनिटी बनी हुई है, ये सारे फैक्टर्स गोल्ड और सिल्वर को पॉजिटिवली सपोर्ट कर रहे हैं। उसके अलावा जो ब्याज दरें हैं वो हर कंट्री धीरे धीरे कम कर रहा है उनको, तो ये चीजें भी काफी फेवरेबल है एक एसेट प्राइस को सपोर्ट, एसेट के प्राइसेस को सपोर्ट करने में। सो एक शॉर्टर टेन्योर लें तो वहां पे मुझे गोल्ड सिल्वर में बड़े करेक्शंस नहीं दिख रहे हैं, छोटे मोटे होते रहेंगे, बट इन लेवल्स पे एंट्री लेना थोड़ा सा रिस्की रहेगा एक आम इन्वेस्टर के लिए। एक और हमारे दर्शक है नितेश, जो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या ये सही समय है सिल्वर में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि गोल्ड के दाम तो बढ़ ही रहे थे, अब सिल्वर के भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरे अकॉर्डिंग सिल्वर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम मूवमेंट दे चुका है इन लास्ट 10 डेज में। सो मुझे लगता है कि सिल्वर को फिलहाल अवॉइड करना चाहिए। जब तक हमें उसमें 10 से 15% का करेक्शन नहीं दिखता तब तक हमें उसमें एंट्री अवॉइड करनी चाहिए। ऑल्दो हम गोल्ड में एक सिप फॉर्मेट में छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर किसी इन्वेस्टर को गोल्ड में मतलब मेटल्स में इन्वेस्ट करना है तो वो गोल्ड प्रेफर कर सकता है। हमारे एक और व्यूअर हैं जो जिनका नाम है भव्या, वो ये जानना चाहती कि वर्तमान में सोने चांदी के उतार चढ़ाव के पीछे मेन कारण क्या है? वही जो मैंने आपको बताया कि अनसर्टेनिटी चल रही है ग्लोबल लेवल पे, तो ये सारे फैक्टर्स हमेशा प्रेशियस मेटल्स को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जो बड़ी पॉपुलेशन है मतलब जो बड़ा पैसा है वो चाहता है कि हम अपना सेफ रहें हर चीज को लेके, तो वो लोग प्रेशियस मेटल्स की तरफ एज अ पार्किंग देयर मनी वो लोग उस साइड जाते हैं। अच्छा, एक और हमारे व्यूअर हैं जिन्होंने अभी अभी अपना एक क्वेश्चन पूछा है। उन्होंने बोला है कि गोल्ड सिल्वर की जो ट्रेडिंग है ये बहुत बड़ा गेम हो गया है, कई बार लोगों को बहुत ज्यादा घाटा हो जाता है और उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं। तो मतलब इस बड़े वाले घाटे से बचने के लिए क्या क्या तरीके अपनाने चाहिए या किन सावधानियों की तरफ ध्यान देना चाहिए? सो मैम ये अकेला गोल्ड सिल्वर में नहीं है, बट जो फिलहाल जो गोल्ड सिल्वर है वो सिर्फ ना बड़े प्लेयर्स के लिए रह गए। रीजन बिंग जो जिस तरीके से 20-20 हजार की मूवमेंट सिल्वर में एक दिन में आ रही है, तो ये छोटे ट्रेडर्स के लिए या छोटे इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज्यादा रिस्की है। वहीं जो एक बड़ा इन्वेस्टर है वो कहीं ना कहीं इतने बड़े मूवमेंट्स को इजीली झेल जाता है हम कहीं तो। ऑल्दो जो गोल्ड और सिल्वर है वो फिलहाल बड़े प्लेयर्स का ही गेम रह गया। कॉमन ट्रेडर्स को, छोटे ट्रेडर्स को यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। एंड जो सबसे बड़ी गलती जो इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स करते हैं वो ये है कि वो एक बड़ा अपना इन्वेस्टमेंट का पोर्शन एक ही एसेट क्लास में डाल देते हैं। वो नहीं करना चाहिए, उन्हें प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन के साथ मार्केट में एंट्री लेनी चाहिए। मतलब हर तरफ ध्यान देना चाहिए। और कुछ ऐसा मेन कारण है, बड़ा कारण जो आपको लगता है कि हाँ ये मेन कारण है इनके सबसे ज्यादा लॉस होने का? मैम जो ह्यूमन ग्रीड है वो सबसे बड़ा कारण मेरे को लगता है कि लॉस का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि हर इन्वेस्टर को, ट्रेडर को क्विकली रिच होना है एंड ये चीज पॉसिबल नहीं है मार्केट्स में। हमारे एक और व्यूअर है जो ये जानना चाहते हैं, जिनका नाम है कमल, और जो ये जानना चाहते हैं कि क्या अभी इन्वेस्ट के हिसाब से गोल्ड बाय करना चाहिए या वेट करना चाहिए? सो मैम मेरे हिसाब से गोल्ड में हम लोग एक सिप फॉर्मेट में स्टार्ट कर सकते हैं। ऑल्दो जो कमोडिटी है उसमें ना इन्वेस्टमेंट करने का एक अच्छा तरीका होता है कि कभी भी कमोडिटी में जब भी आप एंट्री लें तो एक साथ सारा पैसा इन्वेस्ट ना करें, उसे छोटे छोटे पार्ट्स में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो अगर गोल्ड में कोई अनफेवरेबल मूवमेंट आ भी गया तो भी जो उनकी ओवरऑल एवरेज है वो एक स्टेबल फॉर्मेट में आएगी, एकदम से ना करें। हाँ जी। एक और क्वेश्चन है इशिता गोयल, वो पूछ रही है कि रिटेल इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है? मैम जो रिटेल इन्वेस्टर उसका माइंडसेट बहुत खराब होता है। वही मैंने आपको बताया कि जो एक नॉर्मल ट्रेडर है वो मार्केट में एंट्री लेते ही सोचता है कि मैं अपने पैसे को डबल कर लूं, जबकि ना उसके पास वो रिसोर्सेज होते, ना उसकी वो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होती है कि जिसके थ्रू वो अपने पैसे को मैनेज कर सके, और स्किल्स नहीं होते। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं वो एक रिटेल इन्वेस्टर को काफी नीचे धकेल देते हैं। एक और व्यूअर है हमारे आरके जो ये पूछना चाहते हैं कि जो प्रीशियस मेटल्स के पीछे लोग भाग रहे हैं तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैम इशू क्या है कि जब भी कोई चीज जरूरत से ज्यादा न्यूज में आ जाती है ना तो वो नॉर्मल जो पॉपुलेशन है उस तक पहुंच जाती है। एंड जब बड़े इन्वेस्टर्स एग्जिट करते हैं ना तब जो छोटे इन्वेस्टर्स है वो इन न्यूज को देख के उसका यूफोरिया फील करते हैं कि हम लोग इन्वेस्ट करने से रह गए, तो वो ऐसे प्राइसेस पे एंट्री लेने का ट्राई करते हैं जहां पे बड़े प्लेयर्स में भी एग्जिट का ट्राई कर रहे हो।
मैं आशा करती हूँ कि आपने जो भी हमारे ऑडियंस है उनके सारे क्वेश्चंस के आंसर तो आपने दे ही दिए हैं और लोग भी सेटिस्फाइड हो गए होंगे, और कुछ और न्यू क्वेश्चंस आएंगे तो लोग डाल ही देंगे और उनके आंसर्स भी हम लोगों को देने की कोशिश करेंगे। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप अपने अकॉर्डिंग कुछ सजेशन देना चाहते हैं ऑडियंस को कि इस तरह से आप इन्वेस्ट करें, इस तरह से ना करें, या इन इन चीजों का ध्यान रखें। जैसे अब मैंने अभी बताया कि जो मतलब गोल्ड सिल्वर है उसको लेके हर जना एक्साइटेड हुआ पड़ा इस टाइम। एंड इंडिया में क्या ट्रेंड है कि इंडिया या फिर मैं नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी की बात करूं तो हम लोग क्या करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग तब करते हैं जब वो कैलेमिटी चली जाती है। जैसे कि अब गोल्ड सिल्वर ने इतना अपमूव शो कर दिया है या इतने प्राइसेस बढ़ गए हैं, तो लोग सोच रहे हैं कि अब हमें फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट करनी चाहिए, तो ताकि कभी सपोज हमें कोई शादी के केस में या कभी गोल्ड बाय करना हो तो वो अब स्टार्ट करें। बट हमें कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग होती है वो कैलेमिटी से पहले करने की होती है। लोग हमेशा देरी से जागते हैं, तो मेरा यही मैं यही कहूंगा रिटेल इन्वेस्टर से कि वो अपने माइंडसेट को थोड़ा सा चेंज करें एंड हमेशा लेट डिसीजन मेकिंग ना करें किसी भी एसेट क्लास में। वत्सल, आप कुछ दर्शकों को कुछ अपनी तरफ से कहना चाहेंगे? तो ऑल्दो जो मेरे व्यूज हैं वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ एसोसिएटेड है। अगर आप कोई भी अपना बाइंग सेलिंग का डिसीजन लेते हैं तो प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कर लें। तो ये थे हमारे साथ CA वत्सल खेमका। थैंक यू वत्सल, आपने अपने व्यूज, अपने जो सजेशन थे और जो हमारे ऑडियंस के क्वेश्चन थे उनके आंसर आपने दिए, अपनी राय आपने हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू।